मोहतरम असातिज़ा मशअल राह, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, मैंने प्राइमरी एसटी हाई स्कूल के ज़ेली छप्पर प्राइमरी स्कूल से पास की थी। इस आलीशान स्कूल के तमाम कमरे ओपन एयर थे, यानी गारे और ईंटों से बने हुए सतूनों पर टीन की चादरों से छप्पर डाल दिए गए थे। कच्ची पक्की जमात से लेकर सर्विस में आने तक, बल्कि फ़ौज में तो सर्विस के दौरान भी ज़िंदगी के हर मोड़ पर आपका वास्ता किसी न किसी उस्ताद से पड़ता ही रहता है, लेकिन उनके नाम बदलते रहते हैं। उस्ताद जी, मास्टर जी, टीचर, सर, लेक्चरार, प्रोफेसर, इंस्ट्रक्टर वगैरह, सब उस्तादों के ही मुख्तलिफ नाम हैं। मैंने भी अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल से गुज़रते हुए इन तमाम इक़साम के असातिज़ा से कुछ न कुछ ज़रूर सीखा। ज़िंदगी में आने वाले तमाम असातिज़ा मेरे लिए हमेशा से इंतहाई काबिल एहतराम रहे हैं, लेकिन ज़िंदगी के पेचो खम से गुज़रते हुए आप पुराने उस्तादों को भूलते जाते हैं और हर मोड़ पर नए उस्ताद पुराने उस्तादों की जगह ले लेते हैं। मगर उस्तादों की इस लंबी फहरिस्त में कोई ना कोई ऐसी हस्ती ज़रूर होती है जो आपके जहन की गहराइयों में इस हद तक नक्श हो जाती है कि भले आप खुद उस्ताद बन जाएं, आप किसी आला तरीन ओहदे पर फायज हो जाएं, दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, वो हस्ती आपके दिल के नेहा खानों में हमेशा आबाद रहती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। छप्पर स्कूल से हाई स्कूल, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज और फिर आर्मी में कमीशन लेकर कराची से सकर्दू की खाक छानी। मगर मास्टर रियाज जहन में ऐसे बराजमान हो गए थे कि ज़िंदगी की गूनागू मसरूफियात के बावजूद अचानक निकल कर सामने आ जाते थे। मास्टर रियाज ने मुझे सिर्फ 1 साल छप्पर स्कूल की 5वीं जमात में पढ़ाया था। स्कूल में सबसे ज़्यादा सख्त उस्ताद मशहूर थे। बैत की छड़ी हर वक्त उनके हाथ में होती थी। किसी बच्चे की मजाल नहीं थी कि उसे सबक याद ना हो, उसने तख्ती ना लिखी हो या वो कोई शरारत करे। बहरहाल मैं भी उन बच्चों में से एक था जिनकी उठते बैठते छड़ी के साथ अलैक सलैक होती रहती थी। मैं उन दिनों फौज में हाजिर सर्विस मेजर था और एक माह की सालाना छुट्टी पर बहावलपुर अपने घर आया हुआ था। एक रोज़ ऐसा इत्तेफाक हुआ कि मैं शाही बाजार से पैदल चलता हुआ गुजर रहा था कि एक ऐसे शख्स पर मेरी नज़र पड़ी जिसकी शक्ल बहुत मानूस और जानी पहचानी लगी। मैंने जब उससे अलैक सलैक की तो इंकशाफ हुआ कि वो मेरा एक पुराना क्लास फेलो जहांगीर था। मास्टर रियाज की क्लास में हम 1 साल इकट्ठे पढ़े थे। बातों बातों में पता चला कि जहांगीर एक प्राइमरी स्कूल में टीचर है। मैंने मौका गनीमत जाना और उससे कहा कि वो एक स्कूल टीचर है और महकमा तालीम से वाबस्ता है, क्या वो मेरा एक काम कर सकता है। मेरे दिल में मास्टर रियाज को मिलने की शदीद ख्वाहिश है, क्या वो महकमा से उनके बारे में मालूमात हासिल कर सकता है। उसके जवाब ने मुझे हैरान कर दिया। उसने बताया कि मास्टर रियाज भी उसी स्कूल में पढ़ाते रहे हैं जिसमें इन दिनों वो टीचर तैनात था। वहाँ से वो अपने ओहदे से सुबकदोश हुए थे। सुबकदोशी के चंद दिन बाद वो स्कूल आए और हेड मास्टर से कहने लगे कि मैं सारी उम्र पढ़ाता रहा हूँ, अब मुझसे घर में बेकार नहीं बैठा जाता। अगर आप इजाज़त दें तो मैं हस्बे मामूल रोज़ाना स्कूल आ जाया करूँ और अगर कोई टीचर छुट्टी पर हो तो उसकी क्लास ले लिया करूँ, वगरना खाने के वक्फा के बाद घर चला जाया करूँगा। मेरा वक्त अच्छा गुजर जाएगा और बच्चों की पढ़ाई का नुकसान भी नहीं होगा। बस उस दिन से मास्टर रियाज बाकायदगी से स्कूल आते हैं। तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक अगले रोज़ मैं उसी तरह बंद संवर कर उनसे मिलने की तैयारी कर रहा था, जैसे किसी मेजर से कहा जाए कि आर्मी के कमांडर इन चीफ से तुम्हारा इंटरव्यू है। स्कूल का वक्फा शुरू होने से तकरीबन 15 मिनट पहले मैं स्कूल के स्टाफ रूम में जहांगीर के साथ गपशप लगा रहा था। इंतज़ार के वो चंद मिनट बहुत गरां गुजर रहे थे। खुदा खुदा करके वक्फा की घंटी बजी और असातिज़ा स्टाफ रूम में आना शुरू हुए। जहांगीर बाज़िद था कि खुद पहचानो, लेकिन मैं अपनी पूरी तवानाइयाँ सर्फ करने के बावजूद नाकाम रहा। जहांगीर ने आहिस्ता से बताया कि फ़लाँ कुर्सी पर जो सफ़ेद रेश बुजुर्ग बैठे हैं वही मास्टर रियाज हैं। जहांगीर ने अपना खाने का टिफ़िन उठाया और हम उसी टेबल पर जा बैठे जहां मास्टर रियाज बैठे थे। उनसे रस्मी सलाम दुआ हुई और अब मास्टर रियाज का इम्तिहान शुरू हो गया। उन्होंने भी अपनी सी कोशिश की लेकिन पहचान न सके। बिलाखिर जब उन्हें थोड़ा तफसील से बताया तो याद आ गया और जैसे ही उन्होंने पहचान लिया
तो फौरन अपनी सीट से उठे और मुझे सीने से लगा लिया। जब सीने से अलग किया तो मैंने देखा कि उनकी आंखों से आंसू निकल निकल कर उनकी दाढ़ी तर कर रहे थे। मैं कभी उनके आंसू साफ करता और कभी उनकी पेशानी के बोझ से लेता। दिल का बोझ हल्का हुआ तो कहने लगे, मकबूल, मैंने तुम्हें बहुत मारा है, तुम लोग शरारती भी तो बहुत थे। मैंने एक बार फिर उनकी पेशानी पर बोसा दिया और कहा कि सर, अगर आपने उस वक्त सख्त सजाएं ना दी होती, मेरी बुनियाद इतनी मजबूत ना बनाई होती, तो मैं आज आर्मी में मेजर हरगिज ना होता, बल्कि शायद किसी दफ्तर में ज़्यादा से ज़्यादा क्लर्की कर रहा होता। उसके बाद जहांगीर ने अपना टिफ़िन खोलकर मेरे आगे सिरकाया तो मैंने उसके साथ खाने से यह कहकर इनकार कर दिया कि मैं तो सर रियाज के साथ उनके टिफ़िन से खाऊंगा। आप खुशी के उन एहसासात और जज्बात का तसव्वुर भी नहीं कर सकते जिनका मुशाहिदा मेरी आंखों ने मास्टर रियाज के चेहरे पर किया। बहावलपुर का टेक्निकल हाई स्कूल उन 5 टेक्निकल हाई स्कूलों में से एक था जो कोलंबो प्लान के तहत खोले गए थे। एक स्कूल ढाका में और 4 मगरबी पाकिस्तान में थे। 6ठी क्लास में दाखिला के लिए मुकाबला का सख्त इम्तिहान होता था। मैं भी उस इम्तिहान को पास करने के दाखिले का हकदार ठहराया गया। 6ठी से 10वीं जमात तक हर क्लास में 3 सेक्शन और हर सेक्शन में 25 बच्चे होते थे। पूरे बहावलपुर डिवीज़न में तालीम और नज़्मो नस्क के लिहाज से सादिक पब्लिक स्कूल के बाद इसी स्कूल का नंबर आता था। इस स्कूल में ज़ेरे तालीम हर बच्चा फ़ख्र महसूस करता और अपने आप को दूसरे स्कूलों के बच्चों से अफजल समझता था। स्कूल के तीनों शोबे इलेक्ट्रिकल, वुडवर्क और मैकेनिकल वर्कशॉप उस दौर की जदीद तरीन मशीनों से आरास्ता थे। अमूमी तालीम के साथ साथ बच्चों को इन तीनों शोबाजात में कम अज़ कम इतनी महारत दे दी जाती थी कि वो मैट्रिक के बाद अपनी दिलचस्पी के मुताबिक अपने अगले तालीमी सफ़र की सिमत मुतय्यन कर सके। इसके अलावा वो इस काबिल हो जाते थे कि घरेलू छोटे मोटे टेक्निकल कामों के लिए उन्हें दूसरे पेशावर लोगों का दस्ते नगर नहीं होना पड़ता था। स्कूल के ऑडिटोरियम में हर क्लास को हफ्ता में एक बार तालीम से मुतल्लिका फ़िल्म दिखलाई जाती थी। मसलन वर्कशॉप में कुर्सी बनाने का प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले फ़िल्म के ज़रिए से समझाया जाता कि कुर्सी बनाने के लिए किन किन मराहिल से गुजरना पड़ता है। हर साल आम पब्लिक के लिए एक नुमाइश मुनक्किद की जाती जिसमें तलबा की बनाई हुई चीज़ों के अलावा दिलचस्प और हैरान कुन चीज़ें भी होती। मसलन तमाशाइयों को नज़र आता कि मकबूल का सर लकड़ी के बने हुए एक छोटे से स्याह कमरे के बीचों बीच हवा में मौलिक है और सामने से गुजरने वाले तमाशाइयों के सवालों का जवाब दे रहा है। इसी तरह एक साल मैंने एक स्टॉल पर पानी से भरी हुई बाल्टी में एक सिक्का डाला हुआ था और मैं लोगों से कहता कि ये जादू का सिक्का है। जैसे ही इसे पकड़े ये हाथ से फिसल जाता है और जो इसे पकड़ ले तो सिक्का उसका। बाल्टी को इस तरीके से रखा गया था कि इसमें हाथ डालने के लिए आपको लाजमन मेज़ के आगे लगे हुए लोहे के पाइप का सहारा लेना पड़ता था। कोई भी बाल्टी में हाथ डालता तो उसे अच्छा खासा करंट लगता और वो एक झटके से पीछे हट जाता, और जब मैं खुद पानी में हाथ डालकर सिक्का निकालता तो मुझे कुछ ना होता। मैं बाल्टी में हाथ डालने से पहले पाँव के नीचे छुपे हुए स्विच से बरकी रो का सिलसिला मुनक़ता कर दिया करता था। मैं जब 6ठी जमात में था तो इलेक्ट्रिकल शोबा के लैब असिस्टेंट इरफान साहब थे। उन्होंने प्राइवेट BSc का इम्तिहान दिया और बहुत अच्छे नंबरों से पास किया तो उन्हें लैब इंचार्ज बना दिया गया। बहुत मेहनती उस्ताद थे। जब मैं 10वीं जमात में पहुंचा तो उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से MSc का इम्तिहान दिया और अपने मजमून में अव्वल पोजीशन हासिल की तो उन्हें टेक्निकल कॉलेज ढाका में प्रिंसिपल तैनात कर दिया गया। 1984 में मुझे उनसे मिलने का इश्तियाक हुआ तो मैंने बहावलपुर जाकर पुराने लोगों से खोज लगाने की कोशिश की और बिलाखिर उनके घर का पता हासिल करने में कामयाब हो गया। इस्लामाबाद में बोर मास्टर लिमिटेड में मैनेजर की हैसियत से मेरी तैनाती हुई तो मैंने एक रोज़ उनकी रिहाइश गाह पर घंटी का बटन दबा दिया। दरवाज़ा इरफान साहब ने खुद खोला। मैंने अपना तारुफ पुराने शागिर्द की हैसियत से कराया तो मुझे ड्राइंग रूम में बिठाकर वह सोचो विचार में मुस्तगरक हो गए। मुख्तलिफ हवाले देने के बावजूद उन्हें याद नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने जो ही अपने बड़े भाई मोहम्मद फ़ारूक का हवाला दिया जो कि स्कूल के हेड बॉय भी रहे थे और महमूद शाम के क्लास फेलो थे, तो फ़ौरन उन्होंने पहचान लिया और जैसे ही पहचाना तो अपनी बेगम को आवाज़ लगाई
जल्दी आओ, देखो तो आज हमारे घर कौन आया है। दोनों मियाँ बीवी कुछ इस तरह मोहब्बत का इजहार कर रहे थे कि जैसे 20 साल बाद उनका बिछड़ा हुआ बेटा उनसे आन मिला हो। बस ऐसे होते थे उस दौर के उस्ताद। एक और उस्ताद का जिक्र करना भी मुझ पर लाजिम है, और वो थे हमारे छठी से लेकर 10वीं जमात तक के इंग्लिश के टीचर जुल्फ़िकार साहब, जो मेरे लिए हमेशा मशअले राह बने रहे। हमारा स्कूल उर्दू मीडियम था। जब मैंने 8वीं जमात पास की तो जुल्फ़िकार साहब ने प्रिंसिपल को बहुत बहस व मुबासा के बाद राज़ी कर लिया कि नई नवीं जमात के तीनों सेक्शनों से काबिल तरीन 10-10 बच्चे ए सेक्शन में इकट्ठे करके उन्हें मैट्रिक इंग्लिश मीडियम से करवाई जाए। उस वक्त हिसाब, अलजबरा और जियोमेट्री की अलग अलग मोटी किताबें हुआ करती थीं। माशरती उलूम की बजाय तारीख़ और जोग्राफिया भी अलग मजमून होते थे। उसके अलावा साइंस, दीनियात और टेक्निकल मज़ामीन समेत सब मज़ामीन हम उर्दू में पढ़ते आए थे। अचानक तमाम किताबें इंग्लिश में पढ़ना सब के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। अगर उस्ताद काबिल और मेहनती ना होते तो एक बच्चे का पास होना भी मुमकिन ना था। मौसम गर्मा की छुट्टियों में भी हमारी क्लास बाकायदगी से जारी रही और हम सिकंदर आज़म से तब्दील होकर अलेक्जेंडर द ग्रेट बन गए। मैट्रिक का रिजल्ट आया तो हमारी क्लास का नतीजा 100% था, और उसी साल पता चला कि मास्टर जुल्फ़िकार ने भी PhD की तकमील कर ली थी और वो मास्टर जुल्फ़िकार से तरक्की करके डॉक्टर जुल्फ़िकार बन गए थे। तकरीबन 10 साल बाद जब मैं आर्मी में कैप्टन था, 71 में मुल्की हालात ख़राब हुए, तो उस वक्त मैं वाल्टन लाहौर में एयरफोर्स के हाई पावर रडार की हिफाजत पर मामूर एयर डिफेंस की इंडिपेंडेंट बैटरी में ड्यूटी सरअंजाम दे रहा था। मेरे इल्म में ये बात आई कि मेरे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर जुल्फ़िकार पंजाब यूनिवर्सिटी के रिसर्च डिपार्टमेंट में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट तैनात हैं। एक रोज़ मैं अपनी फ़ौजी जीप में पंजाब यूनिवर्सिटी के सामने से गुजर रहा था तो मैंने अपने अजीम उस्ताद को सलाम करने की गर्ज से जीप का रुख अंदर की तरफ मोड़ लिया। यूनिवर्सिटी में इधर उधर मंडलाती तितलियां एक स्मार्ट से कप्तान को खिलाफे मामूल घूमते फिरते देखकर हसरत व यास और हैरानी के मिले जुले जज्बात के साथ घूर घूर कर देख रही थी। रिसर्च डिपार्टमेंट दूसरी मंजिल पर था। डॉक्टर साहब के ऑफिस के सामने बैठे हुए चपरासी से पता चला कि डॉक्टर साहब मीटिंग रूम में हैं। मैंने जेब से अपना विजिटिंग कार्ड निकालकर पेन से अपने नाम के नीचे लिखा, आपका एक पुराना नालायक शागिर्द, और चपरासी से कहा कि ये डॉक्टर साहब के सामने रखाओ। डॉक्टर साहब कार्ड पढ़ते ही फौरन बाहर आए, मुझे पुरतपाक तरीके से गले लगाया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे मीटिंग रूम में ले गए। मीटिंग में मौजूद तमाम प्रोफेसर साहिबान से मेरा तारुफ कुछ इस तरह करवाया कि ये कैप्टन मकबूल मेरा उस वक्त का शागिर्द है जब मैं टेक्निकल हाई स्कूल में मैट्रिक क्लास का उस्ताद था। और फिर उन्होंने उस इंग्लिश मीडियम क्लास के तजुर्बा की पूरी कहानी सुनाई और मेरी तारीफ में जाने क्या क्या कुछ कहते रहे। उन्होंने मीटिंग बर्खास्त कर दी और मुझे दफ्तर में ले आए और बातों बातों में कहने लगे कि यार तुम बहुत सही मौका पर आए हो। मैं आजकल रोमन उर्दू पर रिसर्च कर रहा हूँ। इस वक्त रोमन उर्दू का इस्तेमाल सिर्फ आर्मी में किया जाता है। इसको आम लोगों में भी मुतारफ़ करवा दिया जाए तो बहुत अच्छे नताइज बरामद हो सकते हैं। उन्हें इस सिलसिला में आर्मी में इस्तेमाल होने वाले असबाक की ज़रूरत थी जो मैंने बाद में उनको फराहम कर दिए थे। मैं एक मुद्दत तक उनकी इस अज़मत के बारे में सोचता रहा कि डॉक्टर जुल्फ़िकार ने भरी मीटिंग में अपने मातहत प्रोफेसरों के सामने ये बताने में ज़रा बराबर झिझक और शर्म महसूस नहीं की कि वो एक स्कूल में मामूली टीचर भी रहे थे।